हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और इस पृष्ठीय रसायन में आज हम जो है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि जो है, इसका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है ताला चाबी सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम नाम देते हैं ताला चाबी सिद्धांत। देखिए, एंजाइम अणु जो है, उन एंजाइम अणुओं की सतह पर जो है गड्ढे पाए जाते हैं और उन गड्ढों को नाम दिया जाता है सक्रिय स्थल। एंजाइम अणुओं की जो सतह होती है, उस सतह पर गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों को नाम दिया जाता है सक्रिय स्थल। और उन सक्रिय स्थलों पर विशेष प्रकार का अभिकारक अणु जो है आकर के फिट होता है और ठीक इस प्रकार से फिट होते हैं जैसे कि एक ताला और एक चाबी इस प्रकार से फिट होते हैं जैसे ताला और चाबी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें एंजाइम अणु की सतह पर पाया जाने वाला सक्रिय स्थल या गड्ढे, उनके साथ अभिकारक अणु जुड़ता है और अभिकारक अणु के जुड़ने पर एंजाइम ऐसी स्थिति में जो है एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती का निर्माण होता है। देखिए, इसको हम इस प्रकार समझें, ये एक एंजाइम अणु इसे हम नाम देते हैं, ये एंजाइम अणु मान लिया हमने। और ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसे हम नाम देते हैं सक्रिय स्थल। अब दूसरा, ये जो है पहला अणु, इसको हमने माना एंजाइम, और ये अणु है अभिकारक। अभिकारकों को जो है इसमें एक नाम दिया जाता है सबस्ट्रेट। अभिकारक को अभिकारक ना कह करके क्या नाम दिया जाता है? सबस्ट्रेट। और अब इसमें ये एक दूसरे के साथ, आप देखिए, दोनों की बनावट बिल्कुल एक दूसरे की पूरक है। जैसे एक विशेष प्रकार के ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी होती है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार के अभिकारक अणु के साथ केवल एक विशेष प्रकार का एंजाइम अणु ही जुड़ सकता है। और इसी कारण से आपकी एंजाइमों की जो क्रिया होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। इन दोनों की बनावट एक दूसरे की पूरक होती है, बिल्कुल एक ताले और चाबी के समान। जैसे एक विशेष ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी होती है, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों की बनावट होती है, एक दूसरे की पूरक होती है और ये आपस में संपर्क में आकर के एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। ये आपका एंजाइम और ये आपका अभिकारक अणु। एंजाइम और अभिकारक अणु
ये आपस में मिलेंगे और इनके परस्पर मिलने पर यहां पर पदार्थ बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती होता है, ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती परिवर्तित होता है एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती में। इसका परिवर्तन होगा ये एंजाइम और ये हो जाएगा आपका एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती। एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती का परिवर्तन होता है एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती में, और ये जो एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती होता है, ये मध्यवर्ती आपका वियोजित होगा ये मध्यवर्ती आपका वियोजित होगा, और इसके वियोजन के पश्चात एंजाइम अणु पृथक हो जाता है और उत्पाद अणु पृथक हो जाता है। तो यहां पर एंजाइम और ये उत्पाद, तो इस प्रकार से एंजाइम अलग हो जाता है, उत्पाद अलग हो जाता है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया थी, ये आपके एंजाइम उत्प्रेरण का ताला चाबी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एंजाइम की सतह पर गर्त होते हैं, उन गर्तों को नाम दिया जाता है सक्रिय स्थल, और आपके जो अभिकारक अणु होते हैं, इन दोनों की आकृतियां एक दूसरे की इस प्रकार से पूरक होती हैं जैसे एक विशेष प्रकार के ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी। अब ये आपस में संपर्क में आते हैं और संपर्क में आकर के एक ताले और चाबी के समान फिट हो जाते हैं, और फिट होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती आपका एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती में परिवर्तित होता है, और ये एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती आपका वियोजित होता है। तो इसके वियोजन के बाद एंजाइम अणु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पृथक हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ जाता है, और हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। और ये उत्पाद अणु एंजाइम की सतह से दूर चले जाते हैं, जिससे कि नए अभिकारक अणु आपके एंजाइम अणुओं के संपर्क में आ सके। तो ये इसका एक चित्रीय निरूपण था। इसको अगर हम एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त करें तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मतलब अभिकारक, और इन दोनों का संयोजन हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती। एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती, और एंजाइम सबस्ट्रेट मध्यवर्ती का परिवर्तन होता है एंजाइम
उत्पाद मध्यवर्ती में, और ये आपका एंजाइम उत्पाद मध्यवर्ती ये वियोजित होता है एंजाइम प्लस उत्पाद में। और इस प्रकार से बनने वाले जो उत्पाद अणु होते हैं, ये उत्पाद अणु आपके एंजाइम की सतह से दूर चले जाते हैं, और जब ये एंजाइम अणु उत्पाद की सतह से जब ये उत्पाद अणु एंजाइम की सतह से दूर चले जाते हैं, तो नए अभिकारक अणु आपके एंजाइम के संपर्क में आ सकते हैं और उनका उत्प्रेरण संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम ताला चाबी सिद्धांत के माध्यम से एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि की व्याख्या कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में इसका अगला टॉपिक आता है जियोलाइट। अब बेटा ये जियोलाइट क्या चीज है? जियोलाइट का अर्थ होता है त्रिविमीय एल्यूमिनोसिलिकेट। जियोलाइट क्या होते हैं? ये होते हैं त्रिविमीय एल्यूमिनो सिलिकेट। अभी त्रिविमीय एल्यूमिनो सिलिकेट का मतलब, सिलिकेट जो होते हैं, सिलिकेटों की मूल इकाई होती है SiO4 नेगेटिव 4। सिलिकेटों में संरचनात्मक इकाई होती है SiO4 नेगेटिव 4। अभी सिलिकेट भी कई तरह के होते हैं, हम यहां बात कर रहे हैं त्रिविमीय सिलिकेटों की। और जब त्रिविमीय सिलिकेटों में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं का विस्थापन एल्यूमिनियम परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाता है, जब त्रिविमीय सिलिकेटों में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को एल्यूमिनियम परमाणुओं के द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इससे बनने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ को कहा जाता है त्रिविमीय एल्यूमिनो सिलिकेट। और ये त्रिविमीय एल्यूमिनो सिलिकेट जो होते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं जियोलाइट। अब इनका जो सामान्य सूत्र होता है, जियोलाइटों का सामान्य सूत्र MX/N AlO2 होल X SiO2 होल Y और ZH2O। तो जियोलाइटों के लिए सामान्य सूत्र आपका MX/N AlO2 होल X SiO2 होल Y और ZH2O, ये इनके लिए सामान्य सूत्र होता है, जिसमें M होता है धातु आयन। धातु आयन जैसे आपका Na+, Mg2+, Ca2+, Mn2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव आदि, इस तरह के धातु आयन के रूप में आपके M। और N होता है धातु आयन की संयोजकता। यह जियोलाइटों के लिए एक सामान्य सूत्र है। जियोलाइटों की जो संरचना होती है, यह संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान एक छिद्रदार संरचना होती है। इनकी संरचना है मधुमक्खी के छत्ते के समान। जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से छिद्रदार संरचना आपके जियोलाइटों की होती है। और इन छिद्रों के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्र होते हैं और छिद्रों के अंदर भरा रहता है
पानी। जियोलाइटों को अपन उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अधिकांशतः जियोलाइट उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और जब किसी जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करना हो, जब किसी जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करना होता है, तो हम सबसे पहले जियोलाइट को गर्म करते हैं। जब जियोलाइट को गर्म किया जाता है तो जियोलाइट की संरचना में या छिद्रों में भरा हुआ जो जल है वो बाहर निकल जाता है, और जब जियोलाइट के छिद्रों में भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा, छिद्र रिक्त हो जाएंगे, तो उसमें अभिकारक पदार्थ के अणुओं का प्रवेश संभव हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी जियोलाइट जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, सबसे पहले उस जियोलाइट को गर्म करेंगे। गर्म करके उसके छिद्रों में भरे हुए जल को निष्कासित किया जाएगा, जिससे छिद्र रिक्त होने के बाद अभिकारक अणुओं का उन छिद्रों में प्रवेश हो सके। इनके छिद्रों का जो आकार होता है, छिद्रों का आकार व्यास के रूप में, इनका व्यास होता है 260 से 740 पिकोमीटर। अगर अलग अलग तरह के जियोलाइटों में अलग अलग प्रकार का व्यास पाया जाता है। सामान्यतः जो व्यास होता है 260 से लेकर के 740 पिकोमीटर व्यास के छिद्र जो है पाए जाते हैं। अब जियोलाइटों में एक और मुख्य विशेषता होती है जो इनको सबसे ज्यादा उपयोगी बनाती है, वो है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइटों को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। अब इन्हें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है? जियोलाइटों का प्रयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, और जियोलाइट द्वारा केवल उन अभिकारक अणुओं का उत्प्रेरण किया जा सकता है जो अभिकारक अणु इन छिद्रों के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अगर अभिकारक का अणु जियोलाइट की संरचना में पाए जाने वाले छिद्रों में प्रवेश कर सकता है, तब तो जियोलाइट द्वारा उसका उत्प्रेरण किया जाएगा और उसे उत्पाद में परिवर्तित किया जाएगा। और यदि अभिकारक अणु का छिद्रों में प्रवेश संभव नहीं है, तो जियोलाइट द्वारा उत्प्रेरण करना भी संभव नहीं होगा। और इस कारण से जियोलाइटों को हम नाम देते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ये इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जियोलाइटों को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक का कारण क्या रहा? वे अभिकारक अणु जो जियोलाइट की संरचना में पाए जाने वाले छिद्रों में प्रवेश कर सकते हैं, उन्हीं को इनके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। उन्हीं अणुओं को, उन्हीं अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, और जो अणु छिद्रों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें उत्पाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी उत्प्रेरण होगा अथवा नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि छिद्र का आकार क्या है और अभिकारक अणु का आकार क्या है। अगर अभिकारक अणु और छिद्र दोनों की आकृति एक दूसरे की पूरक है, यानी अभिकारक अणु छिद्र में प्रवेश कर सकता है, तो उत्प्रेरण क्रिया होती है, अन्यथा उत्प्रेरण क्रिया नहीं होती। तो इसके कारण से हम जियोलाइटों को जो है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक नाम दे सकते हैं। तो ये आपका यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद बात आती है भाई जियोलाइटों का उपयोग क्या है, हम इसको कहां कहां उपयोग में ला सकते हैं। तो बेटा उपयोगों में सबसे पहला इसका उपयोग आता है पेट्रो रसायन उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में। पेट्रो रसायन उद्योग जैसे आपकी रिफाइनरी होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, और उसमें जो उत्पाद बनते हैं उनसे संबंधित भी कई प्रकार के उद्योग होते हैं। तो रिफाइनरी और रिफाइनरी से संबंधित उद्योगों में आपके जो है इनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जा सकता है। फिर दूसरा इसका उपयोग एक पदार्थ है सोडियम जियोलाइट, और ये जो सोडियम जियोलाइट होता है, इस सोडियम जियोलाइट का उपयोग जो है
कठोर जल को मृदु जल में बदलने में होता है। कठोर जल अर्थात जिस पानी में साबुन झाग ना दे, तो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में आपके जियोलाइट काम में आते हैं। कौन सा जियोलाइट? सोडियम जियोलाइट। इसका नाम होता है यौगिक का सोडियम जियोलाइट। एक और इसका महत्वपूर्ण उपयोग एक जियोलाइट होता है आपका ZSM5। ZSM5 जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट आपका एल्कोहल को गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल, गैसोलीन का अर्थ होता है पेट्रोल। तो एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने में ZSM5 नाम का जियोलाइट जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से आपके जो जियोलाइट है वो पेट्रो रसायन उद्योगों में उत्प्रेरक का काम करते हैं, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में काम आते हैं, और एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए हम ZSM5 जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये थे बेटा आपके जियोलाइट। जियोलाइट क्या क्या है? जियोलाइट त्रिविमीय एल्यूमिनोसिलिकेट, जिनमें कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को एल्यूमिनियम परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। सामान्य सूत्र M(x/n) AlO2 whole X SiO2 whole Y ZH2O, जिसमें M होता है धातु आयन, और धातु आयन आपके सामने कई प्रकार के दे रखे हैं, और N जो है यहाँ पर धातु आयन की संयोजकता होती है। फिर संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसमें छिद्रों का आकार 260 से 740 pm। इनको हमने नाम दिया आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक। आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक नाम देने का कारण, क्योंकि उत्प्रेरण की क्रिया होगी अथवा नहीं होगी, इसका निर्धारण जियोलाइट के छिद्र का आकार और अभिकारक के अणु के आकार के द्वारा किया जाता है। यदि अभिकारक अणु छिद्रों में प्रवेश करे तो उत्प्रेरण क्रिया होती है, अन्यथा उत्प्रेरण की क्रिया संभव नहीं होता। अतः इनको हम जो है आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक कह सकते हैं। अब बेटा इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखें जियोलाइटों के। जैसे एक इसका एग्जाम्पल है ZSM5। इसका फॉर्मूला होता है HX AlO2 whole X SiO2 96 - X और 16H2O। ये आपका ZSM5। एक होता है इरियोनाइट। इरियोनाइट में Na2 K2 Mg Ca AlO2 twice SiO2 twice 6H2O। इसको अपन नाम देते हैं इरियोनाइट। और एक देखिए सोडियम जियोलाइट, जो कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। Na2 Al2 Si2O8 XH2O। तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर जियोलाइटों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं।